students, I am CS Mayank Agrawal and I welcome all of you on M Smart Academy. I am a company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. ये मेरा टेलीग्राम आईडी है CS Mayank और टेलीग्राम चैनल है M Smart Academy. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इन दो आईडीज के थ्रू और टेलीग्राम चैनल M Smart Academy आप सर्च करोगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के दो टॉपिक्स कवर कराए थे, जिसमें पहला था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा था एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, बट उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों को आज के लिए जरूरी होगा। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको ये तीन वर्ड समझाए थे, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस का मतलब होता है वो सारे के सारे फंक्शंस, वो सारे के सारे एक्टिविटीज जो किसी भी काम को करने के लिए किए जाते हैं, जो किसी भी काम या किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, जिनमें मैंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग टर्म्स को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख सकते हैं। बात करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इन्हीं दो वर्ड पे आज का मेरा पूरा लेक्चर बेस्ड होगा। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, सही तरीके से कंप्लीट करना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना। तो सही काम, पूरा काम और लक्ष्य तक पहुंचना, ये तीन चीजें अगर आप करते हो तो आप कहलाओगे दैट यू आर अ इफेक्टिव पर्सन। दूसरा, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो कार्य आपको दिया गया है उसको कम से कम कीमत पर कंप्लीट करना, मतलब मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ये होता है एफिशिएंसी। अब इसको काफी डिटेल में और काफी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको पहले इसका डिटेल समझाता हूं और उसके बाद जहां पर मैंने पिछला लेक्चर खत्म किया था, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, इसके बारे में हम लोग आज नोट्स लिखेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि नोट्स एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ये मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक, ही इज द मैनेजर हुज नेम इज मिस्टर तेजा। तो ये मिस्टर तेजा, इनको इनके बॉस ने एक काम दिया। उन्होंने कहा कि आपको 5000 यूनिट्स ऑफ शूज का प्रोडक्शन करना है। 5000 यूनिट्स ऑफ शूज यू हैव टू प्रोड्यूस। मिस्टर तेजा ने अपने बॉस से पूछा, ठीक है बॉस, काम तो हो जाएगा लेकिन इसके लिए मुझे समय कितना मिलता है? तो वो कहते हैं, देखो वैसे तो 1 महीने का समय मिलता है, लेकिन अगर आप इससे कम समय में भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके लिए जो 5000 शूज है, इसके लिए जो कॉस्ट लगना चाहिए, टोटल 5000 यूनिट्स ऑफ शूज के लिए जितना कॉस्ट लगना चाहिए वो मान के चलिए है हमारे पास 20 लाख, ठीक है। मान लीजिए वो कितना है, 20 लाख का कॉस्टिंग लगना चाहिए, सब कुछ मिला के, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्जेस, एवरीथिंग 20 लाख रुपए में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, मिस्टर तेजा ने क्या किया। मिस्टर तेजा का मकसद था कि यार टाइम पे ना काम कंप्लीट हो जाए, टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए, एकदम बढ़िया इंप्रेशन हमारा बॉस के सामने मेरा होना चाहिए। तो इसने क्या किया समझिएगा, उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया। सबसे पहली चीज तो उसको पता था कि हमारे फैक्ट्री में ना पावर कट बहुत होते हैं। एक इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मेन मकसद है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझाना। पावर कट बहुत होते हैं, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि यार कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, काम रुकना नहीं चाहिए। तो इसने क्या किया, ओवर टाइम करना
शुरू किया। ठीक है, ही यूज्ड टू डू ओवर टाइम। दूसरा, कई कई शिफ्ट में काम चलाता था, मतलब डे एंड नाइट शिफ्ट, दिन रात दोनों शिफ्ट में यह काम करता था। ठीक। तीसरा, काम को जल्दी करने के लिए इसने क्या किया, ज्यादा लेबर्स अपॉइंट कर दिए, मोर लेबर्स ही हैज अपॉइंटेड। ठीक, ज्यादा लेबर इन्होंने अपॉइंट कर दिया। दूसरा, ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करता था, मतलब मशीनरी को ज्यादा घंटे तक इस्तेमाल करता था और कुछ एडिशनल मशीनरी इसने मंगा दिया। अब इससे हुआ क्या, ध्यान से समझना, रिजल्ट समझिएगा इससे हो क्या रहा है। इससे हुआ क्या कि इसका जो काम था, 5000 यूनिट्स ऑफ शूज बनाने का जो काम था, 1 महीना मतलब 30 दिन लगने की बजाय इसको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन लगा। एंड इन 20 days ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। इन 20 days 5000 shoes got produced। 5000 shoes got produced। अब बहुत जबरदस्त इसने सोचा कि काम करके दिया हूं, लेकिन जब लेबर्स और मशीनरी और सभी चीजों का कॉस्ट इसने मिलाया तो इसको पता चला कि भैया कॉस्ट तो लग गया है 25 लाख। इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसने कहा, इसने सोचा कि यार मैंने 20 दिन में काम तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन ओवर टाइम, डबल शिफ्ट, ज्यादा लेबर, ज्यादा मशीनरी, इन सब का कॉस्ट 25 लाख रुपए हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर भाई साहब ने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहां पर इस मिस्टर तेजा ने काम तो विद इन द टाइम कंप्लीट कर लिया, वर्क गॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम, वर्क गॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम। ठीक, एंड ही हैज अचीव्ड हिज गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट्स ऑफ शूज। लेकिन इसने जो काम कंप्लीट किया, वर्क कंप्लीटेड एट हायर कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ज्यादा लग गया। वर्क was completed at a higher cost. So he has completed his work within the time, but he has completed his work at a higher cost. अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर उसने दो चीजों पे फोकस किया। एक तो फोकस किया भैया कि काम समय पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस गोल जो है हमारा 5000 यूनिट वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ही वॉज इफेक्टिव। वो क्या था, इफेक्टिव था। लेकिन ही वॉज नॉट एफिशिएंट, ही वॉज नॉट एफिशिएंट। यस और नो, इज इट क्लियर गाइस? यहां पर दो इस एग्जांपल से हमको ये समझ में आता है कि मिस्टर तेजा ने अपना काम सही किया, काम को पूरा कंप्लीट किया और अपने गोल तक पहुंच गया जो 5000 यूनिट्स का उसका गोल था। लेकिन उसको बनाने में उसको कॉस्ट ज्यादा लग गया, 20 लाख लगने की जगह 25 लाख रुपए लग गया। इसका मतलब ही इज नॉट एफिशिएंट। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? कंक्लूजन ये निकलता है, conclusion is that he has Mr. Teja is effective but not efficient. Mr. Teja is effective but he is not efficient. अब क्या इफेक्टिव होने से ही काम चल जाएगा, एफिशिएंसी नहीं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इफेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंसी भी जरूरी है। ठीक, आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2।
एक और पर्सन का नाम लेते हैं, यह है मिस्टर भोलू। ठीक, यह है मिस्टर भोलू। मिस्टर भोलू जो है उसी फैक्ट्री में जाता है, उसको भी अपॉइंट किया जाता है, और मिस्टर भोलू कहता है कि भाई मिस्टर तेजा ने जो गलती की है ना वो मैं नहीं दोहराऊंगा। तो अब ये क्या करता है समझना, इसको भी सेम टारगेट दिया जाता है। इसको बोला जाता है कि भाई आपको प्रोडक्शन करना है 5000 यूनिट्स का, ठीक है, 5000 यूनिट्स ऑफ शूज आपको बनाने हैं, 5000 पेयर ऑफ शूज आपको बनाने हैं। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 1 महीने का। ठीक, कॉस्ट लगना चाहिए 20 लाख रुपया। कॉस्ट लगना चाहिए इसको 20 लाख रुपया। तो अब मिस्टर भोलू ने क्या बोला, देखो मिस्टर तेजा से जो गलती हुई ना वो मैं नहीं करूंगा, मैं पैसा बचाऊंगा, कॉस्ट कम से कम रखेंगे। कॉस्ट कहां कहां उसने बचाने की कोशिश की। पहला तो बोला कि भाई लेबर को ज्यादा नहीं रखेंगे, ही हैज अपॉइंटेड लेस लेबर, इसने लेबर कम रखा। प्लस मशीनरी को भी इसने कम इस्तेमाल किया, ही हैज यूज्ड द मशीनरी लेस, मतलब जहां 10 घंटे कोई मशीनरी चलनी चाहिए इसने बोला कॉस्ट कम करके 8 घंटे ही मशीनरी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा देर तक मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में मशीनरी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसने पावर इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं आती थी तो इसने किसी भी प्रकार का लोड नहीं लिया, बोले नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं करेगा। ओवर टाइम में भी तो लोगों को पैसा देना पड़ता है, खुद को भी सैलरी मिलेगा उसका। तो यहां पर इसने बोला कि भाई ओवर टाइम भी नहीं करेंगे। अब इससे हुआ क्या, ध्यान से समझना, इन सभी चीजों के कारण इनको जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो 20 लाख रुपए लगनी चाहिए थी। मिस्टर भोलू हैज कंप्लीटेड, मिस्टर भोलू हैज कंप्लीटेड हिज टास्क at the cost of 18 लाख ओनली। मतलब भाई साहब जिस चीज के लिए 20 लाख रुपए लगना चाहिए इसने कैसे भी करके 18 लाख रुपए में ये काम को कंप्लीट कर दिया। कितने में कंप्लीट कर दिया बेटा, 18 लाख रुपए में इसने इस काम को कंप्लीट कर दिया। बट इन हाउ मेनी डेज, but on 2 months पीरियड, 2 महीने के पीरियड में भाई साहब ने कंप्लीट किया। अब ध्यान से समझिए इसका नुकसान क्या होगा। उनको बोला गया था 5000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, 1 महीने के अंदर अंदर प्रोडक्शन करना है, 20 लाख रुपए का कॉस्ट लगना चाहिए। इसने बोला कि मिस्टर तेजा ने जो गलती की वो गलती मैं नहीं करूंगा, कम लेबर लगाया, कम मशीन लगाया, ओवर टाइम भी नहीं किया। इसके कारण मिस्टर भोलू ने कॉस्ट तो बचा लिया, 18 लाख रुपए ही कॉस्ट लगा, लेकिन 2 महीने का समय इसने लगा दिया। अभी इससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है, व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, कंक्लूजन ये है कि मिस्टर भोलू एफिशिएंट तो थे, मिस्टर भोलू इज एफिशिएंट, मिस्टर भोलू इज एफिशिएंट as he produced the output at less cost, but he is not effective, but he is not effective। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इफेक्टिव होने से काम चल जाएगा, क्या सिर्फ एफिशिएंट होने से काम चल जाएगा, या ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो आंसर है कि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं दैट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द 2 फेजेस ऑफ द सेम कॉइन। अभी समझते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं जो दोनों एग्जांपल मैंने बताया। पहले वाले में होगा क्या, समझना बिल्कुल ध्यान से।
ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ ना बेटा, मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूँ, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में चीज़ें एकदम अच्छे से बैठनी चाहिए, और केस स्टडी जब आएगा ना तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में घूमेंगे। पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने मिस्टर तेजा का दिया था, इसमें इसने क्या गलती की थी, इसमें इन्होंने समय पर तो काम कंप्लीट कर लिया लेकिन ज़्यादा कॉस्ट में किया। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा कि मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन। जिस चीज़ के लिए 20 लाख का कॉस्टिंग लगना चाहिए था, उसको उन्होंने 25 लाख तक बढ़ा दिया, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। ठीक, जिससे कि इनके फ्यूचर के जो प्लान्स है वो भी इफेक्ट होंगे। ठीक, दूसरा, मिस्टर भोलू ने कॉस्ट बचाने के चक्कर में समय काफी गंवा दिया, समय काफी लगा दिया। इससे होगा क्या? इससे इनका जो मार्केट शेयर है वो कम होते जाएगा। कैसे? क्योंकि जो चीज के लिए 1 महीने का समय लगना चाहिए, अगर आप उसमें 2 महीने का समय लगाते हो, मतलब आपके गुड्स मार्केट में देरी से पहुंचेंगे। अगर आपके गुड्स मार्केट में देरी से पहुंचेंगे, इसका मतलब यह है कि आपके हाथ से कस्टमर्स निकल जाएंगे, और वो किसके पास चले जाएंगे? आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। तो ना तो सिर्फ इफेक्टिव होना कम, मतलब सिर्फ इफेक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एफिशिएंट भी होना है। सिर्फ एफिशिएंट होने से काम नहीं चलेगा, इफेक्टिव भी होना है। मतलब वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहले वाले में प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, दूसरे वाले में मार्केट शेयर घट जाएगा। ठीक है, अब आई होप ये आपको दोनों टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जिसके लिए आज हम क्लास कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए, दैट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी YouTube में मेरा वीडियो देखता है, इसको एज अ YouTube वीडियो मत लीजिए, इसको आप एज अ क्लासरूम वीडियो लीजिए, कि जैसे आप क्लास में बैठते हो कॉपी पेन लेके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, वैसे ही लेना। क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, PDF फॉर्मेट में आपको नहीं दूंगा। इसका सबसे बड़ा कारण है, PDF अगर दे देते हैं तो बच्चे उसको तिजोरी में सेव करके रख लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में लिख लेंगे। आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर द नोट्स, कॉपी एंड राइट इट डाउन। इट विल इंप्रूव योर आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन। और आप लोगों को मैं एक फैसिलिटी भी दे रहा हूं कि आप मुझे मैसेज कीजिए, या आप मुझे अपना नोट्स का फोटो भेजिए, मैं उसको चेक करूंगा और आपको प्रॉपर फीडबैक भी दूंगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कमेंट। कमेंट। ये आपके 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक नोट्स लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं, इसको प्लीज अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले तो नोट्स जो लिखे जाते हैं ना, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है कल की क्लास में और आज की क्लास में, जैसे आप नोट्स बनाते हो तो ये आपकी नोट्स कॉपी है। मैंने कोई कंसेप्ट बताया आपको, जैसे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या ओरिजिन ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आप लिखोगे स्टार मार्क करके मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, चाहे तो आप फॉर्मेट बना के लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर एक लाइन का स्पेस यहां पर छोड़िएगा, और फिर आप लिखिएगा मैनेजमेंट रेफर्स टू जो भी चीजें हैं। ठीक है, प्रॉपर एक लाइन छोड़िएगा, और उसके बाद आप लिखिएगा मैनेजमेंट is a process of जो भी है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखिएगा। दूसरी चीज ये कि लाइन बाय लाइन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक यहां पर लिखे फिर यहां पर लिख दे रहे, फिर यहां पर लिख दे, फिर यहां पर सांप नहीं बनाना है। ठीक है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में लिखना है, एक लाइन में लिखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज देना ये मेरा मेन मकसद है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब मुझे सारी चीजों का मान लो नॉलेज है, लेकिन मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं, आपको बता ही नहीं
नहीं पा रहा हूँ तो मेरे नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। फिर आप जैसे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो, फिर आप एक लाइन छोड़िएगा और फिर आप लिखिएगा स्टार मार करके, जैसे आपने लिखा मान लो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर आप एक लाइन छोड़िए, फिर आप चार्ट है तो चार्ट बना लीजिए 3 बाइफोकेशन करके, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंट, और उसके बाद उसके नीचे जो मीनिंग मैंने लिखा है वो लिख लीजिए। मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई नोट्स को आपको 3 पार्ट में मैं प्रोवाइड करूंगा। एक तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्योंकि थियरी है और वो भी यूट्यूब में है तो सारा कुछ मैं लिख नहीं सकता, इसलिए आपको मैं पीपीटी के माध्यम से सारे एक एक वर्ड समझाऊंगा, एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा। दूसरा, आप लोगों को मैं इस तरीके से आंसर्स भी लिखवाते रहूंगा टाइम टू टाइम, जिससे आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा। और तीसरा, आप लोगों को चार्ट मेंटेन करना है सो दैट आप एंड टाइम पे उसको रिवाइज कर सको। और एग्जाम में भी आप कुछ चार्ट्स बना सकते हो, जैसे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछा, पहले चार्ट बना दो कौन कौन सा है, प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ठीक, ये हो गया आपके नोट्स लिखने का तरीका। तो आई होप अब आप आज की क्लास के बाद कल और आज दोनों के नोट्स इस तरीके से आप बनाओगे और मुझे @CS Mayank टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं आपको फीडबैक दूंगा। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द two sides or two phases of same coin. दूसरा, आपसे ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इंटर रिलेटेड। और आपको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आंसर तीनों में एक ही लिखना है जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। अब ध्यान से देखना कि मैं आंसर कैसे लिखवा रहा हूं, फॉर्मेट क्या होगा इसका। यह आपके कॉपी के मार्जिन है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां पर ऐसे लिखते हैं आंसर 1। होता क्या है कि एग्जामिनर जब चेक करते हैं ना तो कभी कभी उसकी नज़र यहाँ पे कोने में जाती नहीं है। ठीक है, और तो उससे क्या होता है, कई आंसर चेक होना मिस हो जाता है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के आंसर शीट्स देखे हैं और फिर जब मैंने क्रॉस चेक किया तब मैंने उनको बोला कि आप वापस से भेजो और उनको ये चीज़ बताओ, तो उनके नंबर बढ़े भी हैं। तो याद रखना, इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेंटर में लिखना है थोड़े बड़े अक्षरों में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, और इसको आप ऐसे प्रॉपर बॉक्स में लिखोगे। बॉक्स में लिखने से ये थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, एंड देन यू विल राइट द मेन आंसर। स्टार मार करके लिखेंगे। पहला, सबसे पहले फॉर्मेट होता है किसी भी आंसर को लिखने का इंट्रोडक्शन। 3 पार्ट में आप डिवाइड करते हो किसी भी आंसर को, ध्यान से समझ लेना। खास करके जो इस टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कमेंट बोला है, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट, डिफेंड और रिफ्यूट, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट में लिखना कंपलसरी है। पहला लिखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के मीनिंग को समझाते हैं या उस कंसेप्ट को समझाते हैं जिससे वो डील करता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आर द 2 कंसेप्ट्स दैट आर डेल्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
दूसरे पार्ट में आप लोग लिखोगे कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। जैसे ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, और लास्ट में आप तीसरे में लिखोगे कंक्लूजन क्या है। ये तीन पार्ट में आप आंसर डिवाइड करते हो। अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फिर स्टार मार करके आप लिखोगे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट में फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हो। चलिए लिखेंगे। इफेक्टिवनेस refers to the completion of work and achieving the goal. Effectiveness refers to the completion of the work and achieving the goal. उसके बाद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में आप लिखोगे एफिशिएंसी, एक लाइन छोड़ना है, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छूटेगा, ठीक है। एफिशिएंसी रेफर्स टू द completion of task at minimum cost, at minimum cost। अब देखो एक चीज समझिएगा, जो अभी मैंने आपको नोट्स दिया था उसमें मैंने इफेक्टिवनेस को और भी डिटेल में 3 बाइफोकेशन करके बताया, डूइंग द राइट वर्क, कंप्लीटिंग द वर्क एंड अचीविंग द गोल्स, ठीक है। जब आप इस तरीके से आंसर लिख रहे होगे तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है और मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पर मेन जो पॉइंट्स है ये है कंप्लीशन ऑफ द टास्क एंड अचीविंग द गोल। एफिशिएंसी का मेन जो वर्ड है जो एग्जामिनर चेक करेगा वो है मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद नेक्स्ट जो है, अब आप लिखोगे द गिवन स्टेटमेंट देखना बिल्कुल ध्यान से, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी explained as follows. The given statement can be explained as follows. First point, effectiveness and efficiency, effectiveness and efficiency are two different but interrelated concept. Effectiveness and efficiency are two different but interrelated concept. Second point, every organization needs to balance, every organization needs to balance the effectiveness and efficiency and effectiveness to achieve the goal.
and if it fails to do so, and if it fails to do so, then it may incur loss. Then it may incur लॉस. उसके बाद आप यहां पर एग्जाम्पल लिखोगे. ठीक है, आप यहां पर एग्जाम्पल लिखोगे. If a production manager focuses on achieving the desired output or targeted output on time, but at a higher cost, then he is effective but not efficient. He is effective but not efficient, which results in the decrease of profit margin. जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं वही लिखा रहा हूं, जिससे आपको कोई टेक्निकल लैंग्वेज ना लगे और आपको दुनिया भर के बुक्स रेफर करने की जरूरत ना पड़े. If a production manager focuses on achieving the desired output on time but at a higher cost, then he is effective but not efficient, which results in the decrease of the profit margin. ठीक. दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2. If the production manager focuses on cost reduction but completes the task after the specified time, या ऐसे भी लिख सकते हो, but could not complete the task within a specified time, then he is efficient because cost उन्होंने reduce कर दिया है, but then he is efficient but not effective. This results in, या आप पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हो. This results in loss of market share as the output or the product could not reach the market on time. ठीक. दो एग्जाम्पल के बिजनेस में आप जितना एग्जाम्पल लिखोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एग्जामिनर को और वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा. फिर लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन. ओके, इन द लास्ट यू विल राइट द कंक्लूजन.
फ्रॉम द अबव डिस्कशन या फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम द अबव explanation, it is concluded that the management needs to balance the effectiveness as well as efficiency to achieve the goal। क्योंकि गोल हमारा दोनों होना चाहिए, एक तो प्रॉफिट मार्जिन का भी और दूसरा मार्केट शेयर कैप्चर करने का भी, टू अचीव द गोल। Hence, it is true that effectiveness and efficiency are two sides of same coin. Hence, it is true that the effectiveness and efficiency are the two sides of the same coin. I hope it is very clear to all of you, और I hope आप लोगों को अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, अगर मेरी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा मैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिएगा। और मेरे लिए प्रेजेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप किसी भी थियरी सब्जेक्ट को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सो गाइज, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और मेरा पर्पस जो है इस चैनल को क्रिएट करने का और इसमें बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो को डालने का वो पूरा हो सके। थैंक यू सो मच। आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है एम स्मार्ट एकेडमी और वीडियो से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।